नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है आपका होने वाला है उसके लिए एक्सपेक्टेड मैथ्स के सेट 2 करेंगे। सेट 1 को ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उसी के साथ सेट 2 डेली आपको 9 से 10 के बीच में मिलता रहेगा। हम टोटल 25 सेट करने वाले हैं। अगर टाइम मिलता है तो मैं और भी सेट करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 ला पाएँ, ठीक है। और अगर टाइम बच जाता है तो इंग्लिश भी कर लेंगे। तो हम दो चीज़ करके चलेंगे। रीजनिंग आप लोगों की अच्छी होगी ही क्योंकि रीजनिंग तो कॉमन सेंस पे बेस्ड है। और जीएस के लिए मैं आपको कुछ लास्ट 10 to 15 डेज में बता दूंगा करंट अफेयर क्या पढ़ना है, बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ आपको मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस के उसमें सोल्यूशन भी डाल दिए गए हैं जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, और पीडीएफ में ही। और अगर आप वो पीडीएफ से क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करते हैं तो ये गलत है। सबसे पहले आप पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम से जाके, खुद प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको नोट डाउन करिए कहीं पे। और हाँ, एक चीज़ और, जिस क्वेश्चन की मेथड आपको लगती है कि आपकी मेथड जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है या बहुत लॉन्ग है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो प्लेबैक स्पीड 2 कर लीजिएगा ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमने ट्रिगो से लिया है। कहा गया इफ sec अल्फा इज इक्वल टू 5/4 देन tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछी गई। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया sec अल्फा की वैल्यू 5/4 है तो आपसे tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा यही पूछा गया। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो sec क्या होता है, अगर मैं बात करूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अल्फा है, तो सेक अल्फा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, यानी कि दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 4। और अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल है तो ये 5 है, 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। आपको ये पता चल गया। अब यहाँ से हमें tan अल्फा पे काम करना है। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट tan अल्फा देन वी कैन राइट इट एज परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 3/4 हो गया किसकी वैल्यू, tan अल्फा की। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/60, डन। यानी 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 यानी 25/16। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 का 3 में गुणा हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 4 3 12/25। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12/25। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। गॉट इट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको मुझे लगता है इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन करना भी बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि सीएचएसएल में उससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते। हालांकि मैं आपको एग्जाम से 1 लेवल बियॉन्ड करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। कहा गया इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1 tan बीटा इज इक्वल टू √3। तो आपसे पूछा गया cos A cos B sin A इंटू साइन बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे प्लस या माइनस लगा लीजिएगा बीच में, चाहे प्लस चाहे माइनस, दो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको दिया जाता है cos A cos B sin A sin B, तो इसकी वैल्यू होती है, अगर आपको दिया जाए cos A cos B प्लस sin A sin B, तो आप कहेंगे ये फार्मूला होता है किसका, cos A माइनस B का, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे cos A cos B माइनस sin A sin B होता तो आप कहते हैं ये फार्मूला हो जाता cos A प्लस B का, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया tan A इज इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर tan A 1 है तो A बराबर कितना हो जाएगा, tan के कितने अंश का मान 1 होता है, आप कहेंगे A इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर tan B इज इक्वल टू √3 है तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब आपको पता है वैल्यू A की, आपको पता है B की, तो आप इस फार्मूले को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट cos A cos B की वैल्यू रखें, sin A sin B की, दोनों को जोड़ दें, एक केस में घटा दें। अच्छा ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्लस भी रहेगा माइनस भी, नहीं। आप कहें, अगर आप ये आपके दिमाग में आता है तो ये गलत है, एक ही आता है। चाहे cos A cos B माइनस sin A sin B आ जाएगा, चाहे cos A cos B प्लस sin A sin B, कुछ भी आ जाए, आपको A और B की वैल्यू पता चलेगी तो आप इजीली निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हो गया cos A यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। अगर प्लस वाला हम सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे बीच में। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू साइन भी sin 60 की वैल्यू √3/2, यानी ये हो गया 1/2√2 और प्लस √3/2√2। अब हर बराबर है तो एक में कर लो, यानी √3 + 1
1/2√2। ये हो गया प्लस वाले का आंसर, और अगर माइनस लगा होता तो यहाँ पे हो जाता 1 - √3/2√2। समझ आ गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ए और बी की वैल्यू पता हो, बस काम खत्म हो जाता है आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपके सेट में 25 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन ट्रिगो के मिल जाते हैं, तो इसी वजह से इस सेट में मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। हालांकि हर मतलब सेट में मैं डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करता रहूँगा, किसी में ट्रिगो से 2 ही लूँगा, अलजेब्रा से 3 ले लूँगा, किसी में अलजेब्रा से 2 लूँगा, ट्रिगो से 3, यानी कि आपके ओवरऑल सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो बराबर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो मतलब क्वेश्चन है वो इक्वल होने चाहिए। जब 2500 सेट आप करें तो आपके पास मिनिमम 600 क्वेश्चन होने चाहिए, डीआई इंक्लूड करके। डीआई मैं एक वीडियो में करवा दूंगा, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको एग्जाम का पेपर जो है हलवा लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी लगे। देखो कहा गया 16 cot थीटा = 12, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो 16 cot थीटा अगर 12 है तो आप कहेंगे कि cot थीटा = कितना हो जाएगा, 12/16 कहेंगे। 16 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, यानी cot थीटा = 3/4। पहला क्वेश्चन बन गया। यानी अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, ये आपका आ गया 3/4। अगर ये 3 है, ये 4 है, राइट एंगल है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब आपसे कहें साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 प्लस कॉस थीटा प्लस 3/5, 1 मिनट, 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 माइनस 3/5, तो ये कितना हो गया, 4/5 प्लस 3/5 यानी 7/5, हर बराबर है 1 में, बटे 4/5 माइनस 3/5 यानी 1/5, 5 5 कट गया, 7/1 की वैल्यू 7। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो गया। समझ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, कहा गया कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। टाइम एंड वर्क से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई में पाइप एंड सिस्टम एक दे दिया जाता है, एक टाइम एंड वर्क, कई बार दोनों टाइम एंड वर्क के होते हैं। कहा गया ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज, सी इन 30 डेज। ए कितने दिन में कर सकता है, ए कैन कंप्लीट इट इन 18 डेज। बी कितने दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। और सी कितने दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। कहा गया बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। यानी बी और सी स्टार्ट करते हैं काम को, लेकिन 2 दिन बाद किसी मजबूरी में आके उनको कार्य छोड़ना पड़ता है। अब कहा गया द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज, यानी कि जब बी और सी छोड़ देते हैं उसके बाद जो काम शेष कार्य बचता है उसको करने में ए द्वारा कितने दिन का समय लगेगा। कल हमने किसी दूसरी मेथड से करा था पहले वाले सेट में, इसमें हम एलसीएम मेथड से करेंगे, वो इजीएस्ट अप्रोच होगी इस क्वेश्चन के लिए। 18 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 18 20 और 30 का एलसीएम 180। ठीक है, इसी जो एलसीएम आएगा इसको मान लेंगे टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क हम मान लेते हैं 180 यूनिट। अगर ए 18 दिन में 180 यूनिट करता है यानी एक दिन में 10 यूनिट करता होगा, बी 20 दिन में 180 यूनिट करता है यानी एक दिन में 9 यूनिट करता होगा, और सी 30 दिन में 180 यूनिट करता है यानी एक दिन में 6 यूनिट करता होगा। अब अगर बी और सी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 9 6 15 यूनिट एक दिन में होगा, और इन्होंने 2 दिन कार्य करा है यानी इन्होंने मिलकर 15 दूना 30 यूनिट कर दिया। ठीक है, हमारा कार्य था 180 यूनिट, 30 यूनिट ऑलरेडी हो चुका है, यानी हमारे पास शेष काम कितना है, 150 यूनिट। और इसको करना किसे है, ए को। 150 यूनिट जो रिमेनिंग वर्क है उसको किसके द्वारा डन करना है, यानी कंप्लीट करना है, ए द्वारा। टोटल वर्क है 150 यूनिट, ए कंप्लीट्स या ए कितना करता है, 10 यूनिट एक दिन में, तो 150 यूनिट करने में कितने दिन लेंगे, 150/10, 1010, यानी कि 15 डेज लगने वाले हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 15 दिन। 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया। यानी 20 दिन में, अब देखो मैंने एलसीएम क्यों लिया, एलसीएम क्यों लिया जाता है, अगर एलसीएम नहीं लेना तो आप फ्रैक्शन मेथड पे जा सकते हो कि ए अगर 18 दिन में पूरा कार्य कर सकता है तो आप कहेंगे एक दिन में 1/18 भाग करेगा, बी ऐसे 1/20 भाग करेगा, सी 1/30। तो कैलकुलेशन भिन्न में हो जाएगी। उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो कार्य हमने माना था उसी को एलसीएम मान लेते हैं ताकि हमें इंटीजर में सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो एलसीएम मेथड इसी वजह से जनरेट हुई कि हमें जो मतलब सॉल्व करना है वो हम किस में कर पाए, वो हम कर पाए इंटीजर्स में, पूर्णांकों में। ठीक है, तो 15 दिन लगने वाले हैं।
अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में करता है। वह 7 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। सी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज एंड देन बोथ लीव द वर्क, then C alone finishes the remaining work in 10 days. In how many days will C finish the full work is? आपसे कहा गया, देखो जो दिया गया उसको लिखिए। कहा गया ए कितने दिन में कर सकता है, ए कैन डू इट इन 20 डेज। बी कितने दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। अब कहा गया कि वह 7 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि दे डू 7 डेज टुगेदर। और कहा गया फिर दोनों छोड़ देते हैं, यानी 7 दिन के बाद इनका काम खत्म। और कहा गया फिर सी अकेले पूरे कार्य को 10 दिन में कार्य खत्म करता है। पूरे कार्य को यानी जो शेष कार्य था उसको 10 दिन में पूरा करता है। तो आपसे कहा गया सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिएगा, 20, 30 और 10 का एलसीएम लीजिए, 60 यूनिट हो जाएगा। और 60 यूनिट को टोटल वर्क मान लीजिए, यानी कि टोटल वर्क अगर 60 यूनिट हो तो बी ए 20 दिन में 60 यूनिट करता है, यानी एक दिन में 3 यूनिट। बी 30 दिन में 60 यूनिट, यानी एक दिन में 2 यूनिट। और सी 10 दिन में 60 यूनिट, सॉरी 1 मिनट, हाँ। अब देखो आपने कहा ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, यानी एक दिन में 3 2 5 कार्य हो रहा है। और 7 दिन तक इन्होंने किया। अगर 5 कार्य एक दिन में करते हैं तो 7 दिन में इन्होंने 35 यूनिट कर लिया। अब बचा कितना, 60 यूनिट था, 35 हो गया, यानी 25 यूनिट बचा। और जो ये बचा है 25 यूनिट, इसको यानी सी रिमेनिंग कार्य को, यानी सी बचे हुए कार्य को, यानी सी 25 यूनिट को सी द्वारा 25 यूनिट कार्य किया जाता है 10 दिन में, यानी सी एक दिन में करता है 2.5 यूनिट। समझ आ गया, यानी सी एक दिन में कितना करता है, 2.5 यूनिट। अब अगर सी एक दिन में 2.5 यूनिट करता है तो 60 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, पूरे कार्य को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, यानी डेज टेकन बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाय वर्क डन इन सिंगल डे या वर्क डन इन 1 डे बाई सी, या हम कहें सी की इफिशियंसी। यानी 60 को 2.5 से भाग कर देंगे तो ये 5 से कटता तो 60 देता, 5 से कटता तो 12 देता, और 5 के आधे से कट रहा है तो 12 दूना 24 देगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 24 दिन। 24 दिन। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, जो आपको पीडीएफ मिला होगा उसमें टेलीग्राम चैनल की और फेसबुक की दोनों की लिंक दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम कोई चीज़ करते हैं तो फेसबुक पे ही मैं शेयर कर देता हूँ, या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है तो फेसबुक पे ही शेयर करता हूँ। तो अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। कहा गया इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज, रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। कहा गया इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 50 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल एंड एरिया ऑफ रोम्बस। आपसे कहा गया कि एक समचतुर्भुज की परिधि, परिधि बोले तो परिमाप, परिमाप बोले तो यानी कि चारों भुजाओं का योग 150 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। कहा गया दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का पता लगाइए। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है परिधि कितना है, 150 सेंटीमीटर। अगर मैं भुजा को ए मानूँ तो परिमाप कितना होगा, 4a, क्योंकि चारों साइड से इक्वल, यानी 4a इज इक्वल टू दिया गया 150, यानी हम साइड कहेंगे कितना हो जाएगा 75/2, यानी साइड हो गई 75/2। और आपको एक विकर्ण दिया गया, यानी D1 दिया गया, डायगोनल 1 दिया गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे कहा गया दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। अगर हम दूसरे विकर्ण को D2 माने तो आपको रिलेशन पता होगा कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड ऑफ ए रोम्बस इज। आप कहेंगे अगर रिलेशन पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे कि D1 का स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण अगर D1 हो तो D1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा विकर्ण D2 हो तो D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर ले लीजिए। यानी D1 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 75/2 का स्क्वायर, यानी कि 75 का स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। अब 50 के स्क्वायर को इधर भेज दो, यानी D2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। अरे 50 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो तो a प्लस b, यानी 75 और 50 125, और 75 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25। अब देखो आपको पता चल गया D2 स्क्वायर बराबर इतना, तो यहाँ से हमारा D2 बराबर कितना हो जाएगा 25√5। D2 कितना हो गया 25√5। अब अगर दूसरा विकर्ण आ गया 25√5 तो आपसे कहा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बोथ डायगोनल्स यानी दोनों विकर्णों की लंबाई पता चल जाए किसी समचतुर्भुज के लिए यानी रोम्बस के लिए, तो उसकी एरिया होती है हाफ टाइम्स ऑफ D1 इंटू D2।
D1 क्या होता है पहला डायगोनल, D2 क्या होता है सेकंड डायगोनल। पुट कर दीजिए वैल्यू, यानी एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ D1 D2, यानी ये हो गया 25√5। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपने कहा एरिया कितना हो जाएगा हाफ D1 D2। अब अगर हाफ D1 D2 हो गया तो बस खत्म हो गया बात, आपको D1 भी पता है D2 भी पता है, यानी हो गया हाफ इंटू D1। पहला विकर्ण कितना दिया गया था 50 इंटू दूसरा विकर्ण 25√5, 2 से काटोगे 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 625 और √5, 625√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें पता चली, एक कि डायगोनल D1 हो और D2 हो तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ A का स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर लगा दो। एक तो रिलेशन होता है ये डायगोनल और साइड में, और अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया ऑफ रोम्बस यू कैन से इज हाफ D1 D2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मैं मिक्स कर दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के, कई बार 5 ले लूँगा किसी सेट में, किसी में 3 ले लूँगा, ताकि आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों कवर होता चले, ठीक है। और बेसिक के लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल रही है वो सब आप देखते रहिएगा, ऐसा नहीं वो चीज़ें फर्जी हैं, वो सारी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग टॉपिक वाइज भी देखते रहें, ठीक है। क्या कहा गया, क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम मेजर्स 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि समलंब चतुर्भुज के आकार। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो सकती हैं, ठीक है। समांतर या असमांतर दोनों, ये दोनों चाहे जैसी हो लेकिन दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। और इसका एरिया जो दिया गया 1440 यानी 1440 वर्ग मीटर है। कहा गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 24 मीटर इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स इज 5:3, यानी दिस वन इज अगर 5x तो दिस वन इज इक्वल टू 3x, यानी कि पैरेलल साइड्स अगर ये 5x है तो ये 3x है, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है यानी ये वाली, ये आपको दी गई 24। तो आपसे कहा गया कि समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है, ठीक है। लॉन्गर पैरेलल साइड यानी कि बड़ी वाली समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, यानी आपको 5x निकालना। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको साइड दी गई है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि द साइड मतलब द पैरेलल साइड्स आर गिवन, यानी कि अगर किसी समचतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के लिए यानी ट्रेपेजियम के लिए दोनों समांतर भुजाएं दे दी जाए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच की दूरी दे दी जाए, लंबवत दूरी दे दी जाए, देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, एरिया कितना होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 5x प्लस 3x 8x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 24, तो ये हो गया 96x, यानी एरिया कितनी हो गई 96x, और यही आपको दिया गया 1440, यानी ये हो गया 1440। 24 से काट दो, 24 चौको 96, 24 से काटोगे तो 24 छक्का 144, और ये हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 15। अब अगर x 15 हो गया तो आपसे लार्जर पैरेलल साइड की वैल्यू पूछी गई है, तो 5x निकालना है, यानी x बराबर 15 तो 5x बराबर 75। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि सर बहुत ईजी नहीं हो जा रहा है। देखो, कई चीज़ें होती हैं टफ होती हैं, कब तक, जब तक आपको समझ में नहीं आती, और समझ में आने के बाद कोई चीज़ टफ नहीं लगती। जैसे मुझे समझ आई वैसे आपको अगर समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें तो मैं धन्य हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आसान बन जाती है जब आप समझ जाते हो। यही अगर आपको फार्मूला ना पता होता तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना होता, ठीक है। क्या दिया गया, 2 सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P। कहा गया कि दो वृत्त हैं जो एक्सटर्नली एक दूसरे को यानी बाह्यता एक दूसरे को P पे टच करते हैं। AB इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्किल्स, यानी AB क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोले तो सीधी या सामान्य स्पर्श रेखा कहेंगे। क्योंकि A एंड B आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, देन PAB अगर 35 अंश है तो ABP की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्यता टच करते हैं, ये कि ये हो गया और एक ये हो गया, मान लेते हैं ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं टच करते हैं, और इसकी एक कॉमन टेंजेंट यानी कि उभय स्पर्श रेखा दी गई है ये वाली। एक बार मैं फिर से सीधा ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। अब A और B कहा गया स्पर्श बिंदु है, यानी कि दिस वन इज अगर A तो दिस वन विल बी B, और ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी है। अब कहा गया PAB 35 अंश है, इसको मिला दीजिए, ये PAB आपका है 35 अंश, और आपसे पूछा गया ABP की वैल्यू पूछी गई, यानी ये वाला कोण। आपको ये बता दूं मैं कि अगर दो वृत्त टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो जो उनकी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, कॉमन टेंजेंट खींची जाएगी, यानी AB जो कॉमन टेंजेंट है उससे अगर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री।
अब आप ट्राइंगल ए बी पी को देख पा रहे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका एक कोण 90, एक कोण 35, तो ये कोण कितना बचेगा 90 + 35 125 और 180 में से घटाओगे तो 55 अंश हो जाएगा, यानी कोण भी कितना हो जाएगा 55 अंश। समझ आ गया? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर दो सर्किल्स एक्सटर्नली टच करते हैं और उनकी एक कॉमन टेंजेंट ड्रा की जाती है, तो अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको टेंजेंट पॉइंट से अगर मिलाया जाए तो जो कोण बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों सर्किल के वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि जो वृत्तों का स्पर्श बिंदु है उस पे जो कोण बनेगा वो कितने का होगा 90 अंश का। बस इतना सा समझना था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, इतना समझाने के बाद अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, बिल्कुल शर्म ना करना। कई बार होता है चीज़ें बहुत ईजी होती है, हमें नहीं समझ में आती, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो वो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाके @SSC मैथ्स या वो स्क्रीनशॉट के साथ या @रोहित त्रिपाठी मुझे टैग कर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में अपने वाले कंपटीशन प्रिपरेशन में। मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या आप जाके वहाँ पे SSC मैथ्स या रोहित त्रिपाठी किसी एडमिन को मैसेज कर देंगे तो मैं देख लूँगा, ठीक है। कहा गया O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ BAC इज इक्वल टू 52 डिग्री देन OCD इज इक्वल टू, आपको एक फिगर दिया गया, फिगर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपसे कहा गया कि जो आपका कोण BAC है वो 52 अंश का है और आपको OCD की वैल्यू निकालनी। ध्यान दीजिएगा, O क्या है सेंटर, ये सेंटर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर ट्राइंगल ODC की बात करें तो OC और OD दोनों रेडियस हैं, और अगर किसी त्रिभुज में और OC और OD रेडियस हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो भुजाएं बराबर हों तो इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी OD के सामने का कोण अगर x है तो OC के सामने का कोण भी x हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ समझना है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं BC को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, B और C को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, मीट कर मतलब ला दे रहा हूँ। अब देखो जीवा BC क्या बन गई जीवा क्या होती है, जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है, यानी कि द लाइन्स ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ दैट सर्किल, यानी BC हो गई जीवा। और जीवा द्वारा एक ही जीवा, किसी वृत्त के एक ही जीवा द्वारा परिधि पे किसी भी बिंदु पे कोण बन रहा है तो बराबर होगा। यानी कि ये अगर ये 52 अंश है, जीवा BC द्वारा कोण बनाया गया है जो A पे वो 52 अंश है, तो जीवा BC द्वारा ही D पे भी कोण बना है, यानी ये भी 52 अंश हो जाएगा। और ये था कितना x, यानी x बराबर 52 हो गया, और x बराबर 52 हो गया, और आपको पता है OCD भी कितना है x ही है, तो x बराबर कितना हो गया 52 अंश। समझ आ गया? तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज हुई, एक तो जीवा और दूसरी चीज़, देखो दो चीज़ें यहाँ पे जो यूज हुई मेनली वो क्या है कि किसी भी जीवा द्वारा द एंगल सबटेंडेड बाई एनी कॉर्ड ऑफ ये सर्किल इज ऑलवेज इक्वल, कौनों बिंदु पर बनावा जाए, यानी कि कोई भी बिंदु पे बनाया जाए कोई भी एंगल किसी समान जीवा द्वारा तो वो ऑलवेज इक्वल होगा। थोड़ा सा अवधि प्रयोग हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समझ आ गया ना। और दूसरा चीज़ क्या यूज हुआ, यानी दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी त्रिभुज में मतलब समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। और जो लोग अवध प्रांत से हैं वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, कहा कि ये रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रेशनल नंबर्स इज 5 + 3√3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² डिवाइडेड बाई a + b + c, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है a² + b² + c² डिवाइडेड बाई a + b + c। आपको पता है जितने घात का समीकरण उतने ही रूट्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मानक द्विघात समीकरण दिया गया तो इसके दो रूट होंगे। अगर एक रूट 5 + 3√3 है तो दूसरा रूट आपको पता है 5 - 3√3 हो जाएगा, या 3√3 - 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। 3√3 - 5 भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालने जाऊँ यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा -b/a बोले तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू पुट कर दो, यानी ये हो जाएगा 10, यानी कि b बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा -10a, ठीक है, -10a। और आपको पता है अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c/a होता है। तो आप कहेंगे c/a कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा दोनों का गुणनफल निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25 - 3√3 का स्क्वायर यानी 27, यानी ये -2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं c बराबर -2a हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो आप कहेंगे कि एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि b और c की वैल्यू a के पद में निकल गई। यहाँ पे सब जगह स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल a² आएगा और नीचे आएगा आपका a। तो a की वैल्यू चूंकि अनडिटरमिन्ड है, a की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो वैसे बेसिकली तो इसका आंसर नहीं निकलना चाहिए। बेसिकली अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए
देखो ए की वैल्यू रखो तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी की वैल्यू रखोगे तो बी का स्क्वायर 100 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ए -10 से -2 यानी कि -11 हो जाएगा, यानी कि हो गया 105 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई -11 ए से इसकी पावर कट गई, -105 ए बटे 11। ए की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो आपका आंसर तो ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन 105 बटे 11 अगर हम मान लें कि a बराबर 1 हो तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -105 बटे 11, यानी a बराबर अगर 1 हो, a बराबर 1 हो तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू तब कितनी हो जाएगी? -105 बटे 11। अदरवाइज आपको पता है यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात, तो इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है जब तक तीनों की अचर वैल्यूज ना आ जाए, यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यूज ना आ जाए। अगले दिख रहा होगा x + y = 10, x² + y² = 68, तो आपसे x y की वैल्यू पूछेगी। ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछेगी, इसी वजह से मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो आपको पता होगा कि x + y का अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलता है? मिलता क्या है? x² + y² + 2xy मिलता है। हमें निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2xy = हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर माइनस x² + y²। और हमें चूंकि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे एक्स वाई बराबर हो जाएगा ½ इंटू पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, यानी ये हो गया ½ इंटू x + y का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस x² + y² यानी कि 68। 100 में से 68 जाएगा, आपका आंसर आएगा 32। 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ से अब आगे मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा कि एक्स वाई = होता है ½ टाइम्स ऑफ x + y का होल स्क्वायर माइनस x² + y²। समझ आ गया? देखो प्रश्न बड़ा ही सुंदर सा है। कहा गया एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 900 रुपीज एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 8% आर गिवन ऑन इट। हाउ मच वुड द सेलर गेन आर लूज इफ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16% इंस्टेड ऑफ 2 डिस्काउंट्स। कहा गया कि एक वस्तु पे जो अंकित मूल्य है वो 900 रुपये का है और एक दुकानदार क्या करता है 8% की 2 क्रमागत छूट देता है। क्योंकि अगर दुकानदार 16% की एकल छूट यानी एक छूट 16% की दे देता, सिंगल डिस्काउंट 16% का दे देता, तो दुकानदार को नुकसान कितने का होता है या फ़ायदा कितने का होता? ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात। अगर 8% दो रिजल्टेंट डिस्काउंट है तो इसका अगर x% और y% डिस्काउंट दिए जाते हैं तो इनका मतलब अगर x% और y% के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? x + y माइनस XY/100। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 8% के 2 दिए जाएँ तो आप कहेंगे 8 8 16 माइनस 8 8 64 बटे 100 यानी 0.64 इतना परसेंट आएगा। यानी रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 16 माइनस 0.64%। और आपको दूसरा डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का? 16% का। यानी पहले कितने का डिस्काउंट दिया जाता था? 16 माइनस 0.64% का। अभी दिया जा रहा है 16% का, यानी कि विक्रय मूल्य किसमें कम होगा? इसमें। तो अगर दुकानदार अब 16% का दे रहा है, पहले 16 माइनस 0.64% का दे रहा था, तो अब उसका नुकसान कितने का होने लगा? 0.64% का। अरे देखो पहले 16 से 0.64% कम का दे रहा था, अब 16% का दे रहा है, तो अब अंतर कितना हो गया? 0.64% का। और आपको 900 का 0.64% निकाल देना है, उतने का उसका लॉस हो रहा है। यानी उसका लॉस कितने का हो रहा है? 900 का 0.64% यानी 9 × 64, तो आपका हो जाएगा 5.76 रुपये का लॉस। 900 का 0.64% लॉस हो रहा है यानी 5.76 रुपये का लॉस हो रहा है। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने प्रश्न ले लिए हैं 2। कहा गया बाय सेलिंग 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ये ट्रेडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, द गेन ऑफ द ट्रेडर इन परसेंटेज। कहा गया 25 मीटर जब बेचता है तो 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमाता है। तो आपसे कहा गया गेन परसेंट कितनी है। देखो अगर मैं बात करूँ कि 25 मीटर को वो 100 रुपये में बेचता है, 25 मीटर को 100 रुपये में बेचता है, 25 मीटर को वो 100 रुपये में बेचता है, तो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपये। और एक चीज़ आपको पता है कि वो 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमाता है, यानी 100 रुपये में बेचने पे 5 मीटर के सेलिंग प्राइस यानी कि 5 मीटर, अगर 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 4 रुपये तो 5 मीटर का 20 रुपये, यानी 100 रुपये में कोई चीज़ बेचने पे 20 रुपये का लाभ, यानी CP कितना हो जाएगा? 100 रुपये में बेचने पे 20 रुपये का लाभ, यानी क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपये। यानी कि वो 80 रुपये का खरीदता है, 20 रुपये उस पर लाभ लेता है, यानी कितना परसेंट का
वो होता है उसका फायदा। आप कहेंगे 20/80 × 100, तो 20 × 20, 20 चौको 80, 4 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। डायरेक्ट भी कह सकते थे इसका 1/4 है, 1/4 1/4 बराबर 25%। तो कुछ टीचर इसी को कहते हैं जादू है, आप लोग मान भी लेते हैं, है ना। अच्छा, कल वाले सेट में आपने देखा होगा मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं करवाया था। इस सेट में मुझे याद आया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी एक टॉपिक है जो करवाना जरूरी है। मिक्सचर एलिगेशन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हम करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 150, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है। कहा इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x देन गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ द बॉयज इज। कहा गया कि एक स्कूल में लड़के लड़कियां मिला के 150 हैं। लड़कों की संख्या अगर x है तो लड़कियां कुल छात्रों की संख्या का x% है। तो लड़कों की संख्या आपको निकालनी। देखो बॉयज़ और गर्ल्स मिलके आपको पता है कितने हैं 150 हैं, और लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का x% है, यानी 150 का x% गर्ल्स है, यानी 1.5x गर्ल्स है। अब बॉयज आपको पता है x है, गर्ल्स 1.5x है, दोनों को जोड़ के 150 के बराबर करिए, यानी 2.5x इक्वल टू 150, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 60। अब अगर x इक्वल टू 60 हो गया तो आपसे बॉयज की संख्या पूछी गई थी जो कि आपको दिया गया था x, तो आपकी x बराबर कितना हो गया 60, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल आर 60। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60 द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स, द फर्स्ट नंबर इज। कहा गया कि 3 संख्याओं में से जो एवरेज है उनका वो 60 है, और कहा गया पहली संख्या दूसरी दोनों संख्याओं की जो योग है उसका 1/4 है। तो पहली संख्या बताइए। देखो आपको क्या दिया गया कि 3 संख्याओं का औसत कितना है 60 है, यानी ए बी सी अगर संख्याएं थी तो a + b + c बराबर आपको दिया गया। अगर a b c का औसत 60 है तो योग कितना हो जाएगा 3 × 60 यानी 180। अब कहा गया पहली संख्या जो है वो 1/4 है इन दोनों के सम का, यानी a जो है वो b + c/4 है। तो यहाँ पे रख दीजिए, यानी b + c बराबर हम रख सकते हैं 4a। तो यहाँ पे रख दीजिए, यानी a + 4a = 180, यानी 5a = 180, यानी a बराबर कितना हो गया 36। अब अगर a 36 हो गया तो पहली संख्या को ही हमने a माना था, आपका आ गया 36। समझ आ गया। कल हमने किसका क्वेश्चन नहीं लिया था सिंप्लीफिकेशन का, आज वो भी ले रहे हैं। कहा गया द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनो, यानी कि एक भिन्न का जो अंश है वो हर के मुकाबले 4 कम है, यानी कि अगर अंश a है तो हर a + 4 है। ठीक है। अब कहा गया अंश से 2 घटाया जाता है, यानी कि अंश से 2 घटाया जाता है और हर एक बढ़ जाता है, यानी हर एक बढ़ जाता है। तो हर जो है वो अंश से 8 गुना हो जाता है, यानी कि अंश में से अगर 2 घटा दें और हर में 1 जोड़ दें तो जो हर है यानी a + 5 जो है वो अंश का 8 गुना हो जाता है, यानी 8 टाइम्स ऑफ a - 2 हो जाता है। अब आपसे अंश ज्ञात करने को कहा गया, यानी a की वैल्यू बतानी है। तो आपका हो गया a + 5 = कितना हो गया 8a - 16, यानी हम कह सकते हैं कि 7a को इधर ले आएंगे तो 8a - a यानी 7a बराबर 21। तो ऐसे हमारा a कितना हो गया 3। अब अगर a बराबर 3 हो गया तो आपने भिन्न को कहा था कितनी है, आपने भिन्न मानी थी a/a + 4, यानी वैल्यू पुट कर दीजिए 3/a + 4, यानी 3 + 4 7। तो हमारी भिन्न कितनी है 3/7। अब इसमें क्या जादू करना, कितने सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप घबरा के गलत कर देते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। गॉट इट। और भाई कह रहा है तो भाई का कहना भी मान लिया करो कई बार कि जो कह रहा है वो कर लो, क्योंकि भाई का एक्सपीरियंस है, 4 एग्जाम निकाले हैं। कहा ये स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/2 बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाई 3/2, हिज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर, द नंबर वाज। कहा गया कि एक छात्र को एक संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। कहा गया उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो नंबर कितनी होगी। देखो अगर किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा जाए और आदमी क्या करता है 3/2 से भाग कर देता है। अच्छा 3/2 से भाग करने का मतलब क्या होता है 2/3 से गुणा कर देना। किसी संख्या को 3/2 से अगर मैं कहूँ भाग कर दो तो आप 2/3 से गुणा ही करोगे, यानी कि संख्या का 3/2 जो था और 2/3 जो था, जो ये 3/2 था ये 2/3 से 10 ज़्यादा था, यानी संख्या का 3/2 - 2/3 आपको दिया गया था 10, यानी 9 - 4 5/6 संख्या का 10 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 5/6 अगर 10 है तो संख्या कितनी हो जाएगी 1/6 2 हो जाएगा, यानी संख्या हो जाएगी हमारी 12।
समझिएगा। 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 मिलेगा, और 3/2 से भाग करेंगे तो संख्या का 2/3 मिलेगा। दोनों का अंतर 10 दिया गया, यानी हम कह सकते हैं संख्या का 5/6 10 है, यानी संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। चलो टीएसडी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहा गया इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। कहा गया कि एक दूरी तय करनी है ए और बी को, और इनकी जो वेग है, स्पीड है, चाल जो है, उसका अनुपात 3:4 दिया गया है। कहा गया ए गंतव्य पर पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। तो कहा गया गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। देखो, ए की चाल आपको दी गई 3x और बी की चाल दी गई 4x, और कहा गया जिसकी चाल कम है वो ज़्यादा समय लेता है, यानी ये t+½ लेता है और ये कितना लेता है, t लेता है। दोनों दूरी तो बराबर ही तय करते हैं ना, यानी चाल इंटू समय बराबर चाल इंटू समय। x कट गया, यानी हम कह सकते हैं 3t + 3/2 बराबर 4t, यानी हम कह सकते हैं t बराबर कितना हो गया 3/2। अब अगर t 3/2 हो गया तो कहा गया कि a द्वारा लिया गया समय है। a कौन, जिसकी चाल 3x थी, तो a द्वारा लिया गया समय आपने माना था t+½ t की वैल्यू 3/2 है, तो यानी कि इसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 3/2 धन 1/2, यानी 2 घंटे का। तो ए कितना समय लेता है, 2 घंटे का। समझ आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, सिंप्लीफिकेशन का कल किया था, नहीं किया था, आज कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का वैसे बेसिकली आपका जो आता है वो बड़े बड़े रहते हैं, और कई बार छोटे भी पूछ ले जाते हैं, तो इसमें छोटा लिया, अगले में हम ब्रैकेट लेंगे, बोर्ड मास इसमें लगाएंगे। देखो 12 का स्क्वायर 144 में 12 जोड़ दीजिए 156, इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड किया तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 छक्के 36, यानी इतने का मान हो गया 26। अब 26 को 0.65 से डिवाइड करना है, पॉइंट हटाओगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, 65 से काटोगे, 65 चौको 260 और 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। तो आपको ये समझना होगा। अच्छा, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी आधार पे लिया जाएगा जिस आधार पे आपका पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल मत घबराइए, ये क्विक रिवीजन भी होगा आपका, सारे टॉपिक एक साथ। कुछ लोग कह रहे हैं सर टॉपिक वाइज करवा दो, टॉपिक वाइज इतनी मतलब CGL के, CHSL के, CGL मेंस के, CGL 18 के, CGL 19 के, सब मैं टॉपिक वाइज करवा चुका हूँ, CPO के टॉपिक वाइज करवा चुका हूँ। तो वो चीज़ें आप देख लें, वहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा और यहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम समय पे जो आपका 4-5 दिन एग्जाम से पहले होता है, उसमें आपको क्या करना है, बस उठाना है वीडियोज, एक तरफ से देख डालने, अब व्यूज़ बढ़ा देंगे आप, मेरा भी फायदा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मजाक कर रहा था, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलेंगे वो देख लीजिएगा। तो आप एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन इसको कहते हैं, इससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाता है। जैसे कि 50 में अगर 40 पा रहे होगे तो 50 पाने लोगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक जो फंस रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन आपने पढ़ते समय नोट किए थे, वो एक बार अगर आप देख लेंगे तो फिर हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए केन, यहाँ पे केन कर लीजिएगा, ये केन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 7:5। यानी एक केन है, एक पात्र है जिसमें 2 तरह के लिक्विड्स ए और बी 7:5 के रेशियो में दिए गए हैं, यानी ए 7 मात्रा में, बी 5 मात्रा में। कहा कि व्हेन 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, यानी कि 9 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, 9 लीटर मिक्सचर को क्या किया गया, निकाल लिया गया। कहा गया एंड द केन इज फिल्ड विथ बी, यानी कि फिर क्या किया गया, 9 लीटर क्या ऐड कर दिया गया, बी को ऐड कर दिया गया। तो कहा गया जो रेशियो आता है वो 7:9 हो जाता है, यानी कि 7:9 हो जाता है। तो आपसे कहा गया लीटर्स ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड बाय द केन इनिशियली वाज, यानी शुरुआत में ए की मात्रा कितनी थी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ए 7 अनुपात में था, बी 5 अनुपात में था, तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि ए 7x था और बी 5x था, ठीक है। ए 7x था, बी 5x। अच्छा, अगर इसमें से 9 लीटर निकालेंगे तो जिस अनुपात में ये है इसी अनुपात में निकलेगा, यानी 9 लीटर में ए की मात्रा कितनी होगी, 9 × 7/12, और बी की मात्रा कितनी होगी, 9 × 5/12, ठीक है। यानी कि हमारा 7x में से 63/12 लीटर ए का निकल गया, और बी का कितना निकला, 45/12, ठीक है। और हमने कहा कि बी में हम ऐड कर दे रहे हैं, बी मतलब जो 45/12 निकला था उसके बाद 9 लीटर बी को ऐड कर दिया गया। आपको पता है कि अगर 9 किसी मिक्सचर में से कोई आपकी बोरी रखी हुई, उसमें से 5 किलो चीनी निकाल के 5 किलो गेहूँ डाल देते हैं तो मात्रा तो बराबर रहने वाली, यानी कि आपका जो 63/12 कम हुआ है वो ये रिजल्टेंट। देखिए एक चीज़ बताइए, ए की मात्रा भी कितनी हो गई,
ए की मात्रा अभी कितनी हो रही है 7x माइनस 63/12 और हमें टोटल कितना बनाना है, टोटल बनाना है 12x। तो इसको कितना होना पड़ेगा बी को 5x प्लस 63/12। या आप यूं कह सकते हैं कि 5x था और इसमें से 45/12 निकाला गया और 9 जोड़ दिया गया, तो आप कहेंगे 9 बी की मात्रा कितनी बचेगी 5x माइनस 43/12 प्लस 9 और सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 63/12 आ जाएगा। अब आपको ये अनुपात दिया गया 7:9 यानी 7x माइनस 63/12 और 5x प्लस 63/12 का अनुपात दिया गया 7:9। तो ये अनुपात लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करके और बराबर कर दीजिए। तो 9 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 63x माइनस 9 गुणे 63/12 बराबर 7 इंटू 5x यानी कि 35x प्लस 7 इंटू 63/12। अब आप क्या काम करिए 35x को इधर ले आइए, 63 में से 35 घटेगा 28x हो जाएगा, यानी 28x इज इक्वल टू 9 इंटू 63/12 और 7 इंटू 63/12 यानी कि 16 इंटू 63/12 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 चौको 28, 7 9 63, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 से कटेगा 4 3 12, 3 से कटेगा 3 3 9 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3। आप कहेंगे सर इतनी लंबी मेथड, बहुत लंबी नहीं है, बस मैं आपको बेसिक बताने के लिए करवा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन वो आएगा सेट आएगा उसमें हम दूसरी मेथड से करेंगे, तो बेसिक भी आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। कई सारी मेथड्स आपको एक ही क्वेश्चन की देखने की मिलेंगी, तो इस वजह से यहाँ पे बेसिक करें। अब x बराबर 3 हो गया, तो आपसे कहा गया a की मात्रा शुरुआत में कितनी थी, आपने मानी कितनी थी 7x, यानी x बराबर 3 है तो a की मात्रा कितनी हो जाएगी 7 या 21 लीटर, यानी a शुरुआत में कितना था 21 लीटर। आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया या क्लास समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, अगर आपने टॉपिक वाइज कुछ भी नहीं देखा तो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट हमारी पड़ी है, SSC CGL प्री के 2019 के टॉपिक वाइज, CPO के टॉपिक वाइज, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।